इस साल तो गर्मी ने तबाह कर रखा है। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ना जाने बच्चों पर क्या बीतेगी। इतने में मास्टर जी की पत्नी सुधा एक गिलास में नींबू पानी लेकर आती हैं। ये लीजिए, नींबू पानी पीकर स्कूल जाइए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे मेरा दिमाग तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मेरे विद्यार्थियों का क्या होगा? वो बेचारे तो कभी शिकायत तक नहीं करते। मास्टर जी नींबू पानी पीकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऑटो वाले को रोकते हैं। राम राम मास्टर जी। जल्दी चलो भाई साहब, आज घर से निकलने में देर हो गई। हाँ हाँ चलता हूँ मास्टर साहब, बैठिए। मास्टर जी ऑटो में बैठ तो जाते हैं, पर उसका ऑटो गर्मी से भरा हुआ था। तुम इस ऑटो के अंदर पूरा दिन आखिर कैसे बिता लेते हो भाई? बच्चों को पालना है मास्टर साहब, गर्मी से डरूंगा तो कैसे। इतना कहते ही ऑटो वाला बेहोश हो जाता है। अरे भाई साहब उठो, लगता है गर्मी का असर है, मुझे ही कुछ करना होगा। मास्टर जी ऑटो वाले को पीछे बिठाते हैं और खुद ऑटो चलाने लगते हैं। रास्ते में किसी दुकान से वो ठंडे पानी की बोतल लेते हैं और ऑटो वाले के मुंह पर डालते हैं, जिससे ऑटो वाले को होश आ जाता है। मास्टर साहब मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको लेट हो गया। अरे उठो मत, वहीं बैठे रहो। मास्टर जी दुकान वाले को पानी का पैसा देते हैं, ऑटो स्टार्ट करते हैं और सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं। आओ अंदर आओ। मैं अब ठीक हूँ मास्टर साहब, अब मुझे काम पे जाना है। कल तक अगर स्कूल की फीस नहीं जमा की तो प्रिंसिपल साहब मेरे बेटे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अरे नहीं निकालेंगे, मैं हूं ना। आज तुमने एक मास्टर को बहुत कुछ सिखाया है, वही सीख मैं आज अपनी क्लास के बच्चों को देना चाहता हूँ। दीनदयाल ऑटो वाले को क्लासरूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। मास्टर जी को आता देख बच्चे खड़े हो जाते हैं। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मास्टर जी मुझे रास्ते में मिल गए तो मैंने सोचा स्कूल छोड़ दूं। ये आपने बहुत अच्छा किया पापा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपका झूठ यहाँ पर उजागर करूंगा। राजू और बाकी बच्चे भी हैरान रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिर राजू के पापा झूठ क्यों बोलेंगे। बच्चों सभी के पापा झूठ बोलते हैं। आज मैंने बस कुछ ही पल राजू के पिताजी के साथ बिताए तो मैंने जाना, गरीब हो या अमीर, हर पिता के साथ पूरे दिन जो भी होता है वो किसी को नहीं बताता। मेरे पापा हमसे हर रोज झूठ बोलते हैं। मास्टर जी ऑटो वाले के साथ घटी सारी कहानी बच्चों को बताते हैं। इसलिए सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर अपने पिता की मदद कर सको। सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। मास्टर जी, इतनी भयंकर गर्मी में हमारी क्लास में अभी तक पंखा नहीं चलता। कल सोनिका बेहोश हो गई थी, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे हम लोग? माफ करना बच्चों, मैंने प्रिंसिपल से कई बार कंप्लेन की, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सभी बच्चों की फीस जमा नहीं हो जाती तब तक पंखा नहीं लगेगा। लेकिन मास्टर जी, सबकी फीस तो जमा है। मास्टर जी, इस क्लास में सिर्फ मेरी ही फीस जमा नहीं है, इसलिए अब मैं तभी आऊंगा जब मेरी फीस जमा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इतनी गर्मी में किसी की जान चली जाए। इतना कहकर मास्टर जी की बात सुने बिना ही राजू वहाँ से अपने घर चलाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जी सोचते हैं, लेकिन पढ़ाई तो केवल 15 दिनों की ही बाकी है, क्योंकि 16वें दिन तो एग्जाम है। इधर राजू अपने घर आ जाता है और उसका उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि वो स्कूल से क्यों चला आया, लेकिन राजू कोई जवाब नहीं देता। मुझे पता है कि राजू स्कूल से क्यों चला आया। इसके स्कूल की फीस जमा नहीं है और सिर्फ राजू की वजह से ही सभी को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अपने पिता की बात का राजू कोई जवाब नहीं देता, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि फीस न जमा होने के कारण ही वो स्कूल से चला आया है। रात को उसके पिता को नींद नहीं आती है। वो रात में 2 बजे उठता है और अपने घर के बाहर गंगा नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ने लगता है। कल मेरा बेटा स्कूल जरूर जाएगा। दिन में मैं ऑटो चलाऊंगा और रात में मछलियां पकड़कर बेचूंगा। लेकिन तभी नदी से एक मगरमच्छ निकलता है और उसका पैर पकड़कर नदी के अंदर खींचने लगता है। बचाओ बचाओ, मगरमच्छ छोड़ मुझे। मेरे सर पर मेरे बेटे की जिम्मेदारी है। कल तक मुझे उसकी फीस जमा करनी है। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। मगरमच्छ उसे खींचकर नदी के अंदर ले जा रहा था। तभी वहाँ पर गंगा माँ प्रकट हो जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। हे गंगा माँ, आज आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिस तरह तुम्हें अपने बेटे से प्यार है, उसी तरह मुझे भी अपनी सभी संतानों से प्यार है। यही प्रेम देखकर मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैं तुम्हारा प्रेम देखकर तुम्हें कोई आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी माँ से भला कोई कुछ मांगता है क्या? आपने मेरी जान बचा ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? बाकी जो मेरी समस्याएं है वो मैं खुद ही हल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ माँ,
आपका बेटा, और आपका बेटा अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। माँ गंगा उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। नदी के अंदर से माँ गंगा एक कलश निकालती हैं और उस ऑटो वाले को एक भेंट के रूप में दे देती हैं। इस कलश में मेरी शीतलता है। इस कलश को जहां भी रख दोगे वो चीज बर्फ की बन जाएगी, जिससे गर्मी में तुम्हें बहुत राहत मिलेगी और बाकी चीजें तुम खुद ही हल कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ऑटो वाला माँ गंगा की भेंट स्वीकार कर लेता है। सुबह होने वाली है, इसलिए ऑटो वाला सीधा अपने घर आ जाता है। पर ये क्या, वहां पर तो उसका घर था ही नहीं। है? मेरा घर आखिर कहाँ गया? कुछ ही घंटों में मेरा घर तोड़कर आखिर कौन अपना घर बना सकता है? इतने में ऑटो वाले की पत्नी और उसका बेटा राजू घर के बाहर आते हैं। दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। ऑटो वाला ये सब देखकर हैरान हो जाता है। राजू, प्रीति, ये सब क्या है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा राजू के पापा। रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आप पूरे घर में कहीं नहीं थे, और जब बाहर निकलकर देखा तो हमारा घर और हमारा रहन सहन सब कुछ बदल चुका था। पापा, मुझे लगता है कोई चमत्कार हुआ है। ये सब गंगा माँ का वरदान है। ऑटो वाला अपने परिवार को वो सब कुछ बता देता है जो उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले गंगा नदी के किनारे हुआ था। अब ऑटो वाले को न धन की कमी थी और न ही घर की। अगले दिन राजू जब स्कूल जाता है तब उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल ने अभी तक पंखे नहीं लगवाए। फीस तो मेरे पापा ने सुबह ही जमा कर दी थी, अभी तक पंखा नहीं लगा। सीमा, रीमा और पंकज क्यों नहीं आए? वहां पर मौजूद सभी बच्चों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मास्टर जी की आंखों में भी एक दर्द छलक रहा था। राजू बेटा, कल रात उन तीनों की मौत हो गई। वो तीनों इस क्लास की गर्मी को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर पुलिस आती है और प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन वो तीनों बच्चे तो वापस नहीं आ सकते थे। मास्टर जी, प्रीति अक्सर मुझसे कहा करती थी कि मैं तुझसे ज्यादा नंबर लाऊंगी, मैं 90% लेकर आऊंगी। उसका ये सपना अधूरा रह गया मास्टर जी। पंकज का भी सपना था कि पास होने के बाद वो अपने गरीब माँ बाप का सहारा बनेगा, लेकिन उसका सपना टूट गया मास्टर जी। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजू अपने बैग से बर्फ का बना हुआ एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में वही कलश होता है जो गंगा माँ ने राजू के पिता को रात में दिया था। ये क्या है राजू बेटा? राजू वो कलश क्लास की एक बेंच पर रख देता है और वो बेंच बर्फ की बन जाती है। मास्टर जी हैरान रह जाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो कमाल हो गया राजू बेटा। नहीं मास्टर जी, कमाल तो अब होगा। अब राजू एक एक करके हर बेंच पर वो कलश रखता जाता है। मास्टर जी की डेस्क पर भी कलश रखता है, जमीन पर भी कलश रख देता है, यहाँ तक कि दीवार पर भी कलश टच करा देता है, जिससे पूरी क्लास अब बर्फ की बन जाती है। क्या बात है राजू, ये तो बर्फ की क्लास बन गई। इतनी गर्मी में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कश्मीर की वादियों में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से राजू उस स्कूल की हर एक क्लास को बर्फ की क्लास बना देता है, जिससे अब गर्मी की वजह से किसी की मौत नहीं होगी। सभी को गर्मी से राहत मिलती है और सभी खुशी खुशी पढ़ाई करने लगते हैं। पायल एक टीचर थी। काफी समय से उसके बड़े ताऊ जी उसे दीनापुर गांव में कुछ समय के लिए बुला रहे थे, क्योंकि उनके गांव का टीचर छुट्टियों पर गया हुआ था और उस गांव में एक ही मास्टर था। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए पायल के बड़े ताऊ जी ने सोचा कि वह पायल को ही कुछ महीनों के लिए अपने पास बुला ले। और कुछ समय से पायल शहर के दूसरे स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, इसलिए वो अभी खाली थी। तो उसने अपने बड़े ताऊ जी के गांव तीनापुर जाने का विचार किया। एक ट्रेन थी जो उस गांव से होकर गुजरती थी। पायल के बड़े ताऊ जी ने उसे समझा दिया था कि वो ट्रेन कुछ समय के लिए स्टेशन पर रुकेगी, तो वो स्टेशन पर उतर जाए। और ऐसा ही हुआ। एक स्टेशन पर ट्रेन कुछ समय के लिए रुकी तो पायल ने गांव का नाम एक बोर्ड पर पढ़ा, तो ट्रेन से उतर गई और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गई। अरे, मुझे तो दीनापुर गांव जाना था, ये तो दीनपुर गांव है। ये मैं किसी गलत गांव में उतर गई क्या? थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, हो सकता है बोर्ड पर गलत नाम लिखा हो। पायल थोड़ा गांव के अंदर की तरफ चलकर जाती है, पर वह गांव का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। गांव उल्टा था, वहां के घर उल्टे बने हुए थे, लोग उल्टा चल रहे थे। पायल कुछ पल के लिए तो घबरा गई। तभी सामने से एक औरत आती दिखाई दी। वो सामने से कोई आ रहा है। अरे ये क्या, ये औरत तो उल्टा चलकर आ रही है, ये सब क्या है? वो औरत पायल के पास आती है। पायल उसे देखकर घबरा जाती है।
डरो नहीं, हम भूत नहीं हैं, हम तुम्हारी तरह साधारण इंसान हैं, बस हम उल्टा चलते हैं क्योंकि ये उल्टा गांव है। उल्टा गांव? पर मुझे तो दीनापुर गांव जाना था। ये दीनपुर गांव है, दीनापुर नहीं। पर आप कौन हो? मेरा नाम पायल है, मैं एक टीचर हूँ, शहर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे अपने बड़े ताऊजी के घर दीनापुर गांव जाना था, वहाँ के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, वापसी की कोई ट्रेन मिलेगी? क्योंकि मुझे दीनापुर गांव पहुँचना है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई है, मैं तो किसी को फोन भी नहीं कर सकती। हमारे गांव में बिजली नहीं है, इसलिए आपका ये फोन वहाँ चार्ज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, हमारे गांव में बिजली थी। आपकी तरह ऐसा फोन मेरे पास भी था, पर कुछ समय पहले यहाँ पर सब कुछ बदल गया। आप मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम करो, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। वैसे भी इस गांव से गुजरने वाली ट्रेन 2 महीने में एक बार ही रुकती है। अब आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप हमारे गांव में रहो, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, चलो मेरे साथ चलो। पायल घबराती हुई उस औरत से बातें कर रही थी। कुछ देर बाद वो औरत पायल को अपने घर ले जाती है। रास्ते में पायल सब कुछ उल्टा देख रही थी, हर आदमी, औरत, बच्चे सब उल्टे। घर, सड़कों पर चलने वाले वाहन, पशु पक्षी, यहाँ तक कि सब कुछ, पेड़ पौधे वगैरह भी उल्टे थे। वो औरत और उसके परिवार वाले पायल की बहुत देखभाल करते हैं, उसके लिए खाने पीने का सामान लाते हैं। पायल को पता था कि अगले 2 महीने तक उसे यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि गांव में बिजली भी नहीं है कि वो अपना मोबाइल चार्ज करके किसी को बुला सके। माँ, हमारे स्कूल में कोई टीचर भी नहीं है। माँ, हम सभी बच्चों को टीचर से पढ़ना है, जो पिछले साल पढ़ाते थे उन्हें वापस बुला लो। क्या करे, हमारे तो बच्चों का भविष्य ही खराब हो रहा है। जब से उस जादूगरनी ने इस गांव पर जादू किया है, तब से ये गांव उल्टा हो गया है। हम सभी बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल भी उल्टा है, इसी वजह से स्कूल की कक्षा भी उल्टी है। पर वो जादूगरनी कौन है जिसने इस गांव को उल्टा बना दिया? उसकी इस गांव से क्या दुश्मनी है? और वो जादूगरनी कहाँ है? वो जादूगरनी आज के कुछ साल पहले इस गांव में जमींदारनी थी। वो गांव वालों को बहुत तंग करती थी, उन पर बहुत जुल्म करती थी। उसने कुछ तंत्र विद्याएं सीखी और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इस गांव को उल्टा बना दिया। जब तक ये गांव और यहाँ की हर चीज उल्टी है, तब तक वो जादूगरनी यानी कि जमींदारनी का अंत नहीं हो सकता। तो वो जादूगरनी कहाँ मिलेगी? वो तो अब 1 महीने बाद लौटेगी। वो एक गुफा में आराम के लिए चली जाती है। सोनू की माँ, हमारे लिए पायल एक भगवान का फरिश्ता बनकर आई है। तुम्हें याद है वो जमींदारनी जादूगरनी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि उसने इस गांव को और यहाँ की हर चीज को इसीलिए उल्टा किया है ताकि उसकी उम्र और शक्तियां बढ़ जाएं। पर कोई सीधा आदमी उसके सामने आएगा तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो जल जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा। उससे तो हम बाद में निपट लेंगे, पर अभी मैं क्या करूं? इतने समय तक मैं यहाँ क्या करूंगी? यहाँ आप सब तो उल्टे हो, बस एक अकेली मैं ही सीधी हूँ। पायल, तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तक यहाँ हो हमारे स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा दो, क्योंकि तुम बता रही थी ना कि तुम एक टीचर हो। फिर जब वो जादूगरनी तुम्हारे सामने आएगी तो हम जानते हैं कि तुम उसे सजा देकर हमें इस परेशानी से दूर करोगी। ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप मुझे स्कूल दिखा दो, मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। पायल कुछ गांव वालों के साथ स्कूल देखने जाती है। वो हैरान थी, उल्टा स्कूल, उल्टा क्लासरूम और बच्चे भी उल्टे। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें एक नई टीचर मिली थी। पायल ने बच्चों से खूब घुल मिलकर बात की। उसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था, पर उसने सोच लिया था कि 1 महीने बाद जब जादूगरनी उसके सामने आएगी तो वो उसका अंत जरूर करेगी। पायल बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ते थे। धीरे धीरे बच्चों ने पायल से बहुत कुछ सीख लिया। पायल ने बच्चों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान दिया। गांव वाले भी पायल की बहुत तारीफ करते थे। कुछ ही समय में पायल उस गांव की चहेती बेटी बन गई। एक दिन पायल जब स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि क्लासरूम बिल्कुल खाली था। आज गांव का एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। भैया, क्या हुआ? आज बच्चे स्कूल नहीं आए, क्लासरूम बिल्कुल खाली है। दीदी, आज कोई स्कूल नहीं आएगा क्योंकि आज जादूगरनी आ रही है। सब लोग अपने घर में छिपे हुए हैं ताकि वो किसी को भी तंग ना करे और चुपचाप आकर चली जाए। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। आज आप सबको जादूगरनी से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगी। जैसे जादूगरनी जमींदारनी गांव में प्रवेश करती है तो वो सबको चिल्ला चिल्ला कर अपना डर दिखाने लगती है। सब कुछ हवा में उल्टा पुल्टा होने लगता है। गांव के सब लोग घबरा जाते हैं। कैसा लग रहा है तुम सब गांव वालों को?
मैंने इस पूरे गांव को उल्टा बना दिया है। अब तुम सब हमेशा के लिए ऐसे ही उल्टे रहना और मेरी शक्तियां बढ़ाते रहना। गांव वाले घबराए हुए थे कि तभी पायल उस जादूगरनी जमींदारनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पायल को सीधा देखकर जादूगरनी घबरा जाती है। उसकी सारी शक्तियां उसी समय समाप्त हो गई और वो जलकर भस्म हो गई। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं। बच्चे भी दौड़कर पायल को पकड़ लेते हैं। टीचर जी, अब हमें उल्टे क्लासरूम में नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब हमारा क्लासरूम सीधा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब हम भी सीधे खड़े हैं, उल्टे नहीं है। टीचर जी, हम खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हाँ बच्चों, अब तुम सब खूब मन लगाकर पढ़ना, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि पायल ने बुराई का अंत करके अच्छाई को जीत दिलाई थी। जादूगरनी के मरते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, जैसा हमेशा हुआ करता था। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। अगले कुछ समय तक पायल ने बच्चों को स्कूल में पढ़ाया और एक जान पहचान के टीचर को, जिसे नौकरी की जरूरत थी, उसे स्कूल में बच्चों का टीचर बना दिया, जिससे बच्चे भी बहुत खुश हुए। अब उन्हें बिना टीचर के नहीं रहना पड़ा। सबसे घुल मिलकर पायल अपने बड़े ताऊजी के गांव चली जाती है। वहां भी सब पायल की बहादुरी की बहुत तारीफ